अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है रिदा ज़ाहरा और आप मेरा शो देख रहे हैं दी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यू आर वाचिंग मी लाइव फ्रॉम द फोरम ऑफ विलिंग वेस्ट पाकिस्तान। ये शो हम आपके लिए लेके आते हैं और आपकी फीडबैक को इंक्लूड करते हैं। बेसिकली दिस शो इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा बहुत निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ एक कंपोनेंट से कम्युनिकेट करके दूसरे इंसान से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स कैसे बेहतर किए जा सकते हैं और हम क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसके लिए हम हमेशा अपने एक्सपर्ट से मदद लेते हैं, जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में सर अब्दुल रहमान सदाकत मौजूद हैं, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं विलिंग वेस्ट के लिए, साथ में एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ब्रीफ इनका इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि इन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर्स इन एडिक्शन स्टडीज़ किया है। इसके अलावा यूथ को बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मोटिवेट करते नज़र आते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम आपके लिए स्पेशली करते हैं। साथ ही में मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेस्ट मैम शुमाइला बतूल भी मौजूद हैं, हु इज़ नॉट ओनली असिस्टेंट डायरेक्टर, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, चेंज काउंसलिंग और एग्जेक्टिव स्किल्स और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ये विलिंग वेस्ट के फोरम से और भी करती हैं, जो कि आप लोग देखते रहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कि आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया और हमारे व्यूअर्स की भी रिक्वेस्ट आती रही, कि जब हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशंस होती है उसमें हम किसी की बातचीत कैसे सुन सकते हैं, मीनिंग हाउ कैन वी बी अ गुड लिसनर। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हम जब बातचीत करते हैं किसी से भी, तो हम बातचीत सुन कैसे सकते हैं उसकी। जैसे हम डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम लोगों को सिखा रहे हैं, तो हम पहले बात करते रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को सेटल कर रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे हैं कि जब आप अगले बंदे को देख रहे हैं कि वो ज़रा अनकम्फर्टेबल हो रहा है, तो उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। लिसनिंग डेफिनेटली उसका जवाब है, लेकिन लिसनिंग हाउ, बिकॉज हमें कोई सुनना सिखाता नहीं है। फ्रॉम द बिगिनिंग हमें बात करना ज़रूर सिखाया जाता है, exactly. लेकिन सुनना हमें सिखाया नहीं जाता। सुनना कैसे, और इतने हीटेड इमोशंस में। देखिए, क्रूशल कॉन्वर्सेशंस या टफ़ टॉपिक्स जो होते हैं उसमें इसीलिए वो टफ़ होते हैं कि आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व उसमें ना चाहते हुए भी सम टाइम हो जाती है। सो आज की डिस्कशन में हम ये बताएंगे कि सुनते कैसे हैं और कैसे अगले बंदे के जब इमोशंस हाई होते हैं तो आप कैसे एक पावरफुल लिसनिंग देकर, एक एम्पैथेटिक लिसनिंग देकर उनकी स्टेट को बेहतर कर सकते हैं और कॉन्वर्सेशन को विन विन की तरफ लेकर जा सकते हैं। आपके ख्याल में कि अगर हम किसी की बातचीत, जैसे मैम कह रही है कि सुने, तो हम उस सिचुएशन को पावरफुल कैसे कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो लिसनिंग जो है वो बातचीत का ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग। किसी भी कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट, ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट अगर आपको अचीव हो सकता है तो वो लिसनिंग से हो सकता है। किसी साइकोलॉजिस्ट की भी ज़्यादा अच्छी ट्रेट जो है, अगर वो किसी को प्रॉपरली वक्त दे के उनको सुनता है, वो ज़्यादा अच्छी ट्रेट है एज़ कम्पेयर टू कि वो ज़्यादा अच्छा बोल सकता है। लिसनिंग इज़ इन माई ओपिनियन मोर देन 50% वेटेज इट हैज़ इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशन। क्योंकि जब आप दूसरे को सुनते नहीं हैं तो और सिर्फ अपना ओपिनियन उसके ऊपर थोपते रहते हैं, इससे बहुत ही रेयर है कि आप कुछ अचीव कर सकें। जब तक आप उनके कंसर्न्स नहीं सुनेंगे, आप उन्हें एड्रेस नहीं कर सकते। कंसर्न सुनने के लिए एक न्यूट्रल फ्रेम ऑफ माइंड का होना ज़रूरी है, और ये इस पे हमने आज की सारी जो बातचीत इसलिए रखी है कि न्यूट्रल फ्रेम ऑफ माइंड कैसे हो, क्योंकि हम हमेशा अपनी साइड की तरफ बाइस्ड रहते हैं। हम टिल्टेड होंगे हमेशा अपने ओपिनियन की तरफ। हमारे ओपिनियन से हट के कोई दूसरा बात कर रहा होगा तो हमारा दिल करेगा उसको बीच में काट दें और यहाँ पे अपना पॉइंट बताना शुरू कर दें। बट कीपिंग इन माइंड दैट दैट डजंट हेल्प, देन वी शुडंट डू इट। जिस काम से कुछ आपको निकलता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं निकलता, उसको करना बेमकसद है, फ्रिवलस है, कोई उसके पीछे बुनियाद नहीं है कि आपको जब उससे कुछ अजीब ही नहीं होना। तो इसलिए लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि, और इसके मैं बताऊंगा आपको कि लिसनिंग के भी क्या क्या स्किल्स होते हैं। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। 2 तरह के मौक़ों पे मुख्तलिफ हो सकती हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, साइलेंस और वायलेंस। जो वायलेंस में है वो तो आपको सुना के ही छोड़ेगा जो उसने सुनाना है, लेकिन जो साइलेंस में है उससे कैसे बुलवाना है।
जो जिसने खामोशी इख्तियार कर लिया है उससे कैसे बुलवाना है, वो एक 4 से 5 स्टेप्स का प्रोसेस है जिसकी तरफ हम जाएंगे कि किस तरह से। बिफोर वी स्टार्ट टू दिस प्रोसेस, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आज आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप दें, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप दोनों यू कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, फ्रॉम दैट प्रोफेशन जहाँ पे एम्पैथाइज करना और गुड लिसनिंग स्किल होना आप लोगों के अंदर वैसे ही एक ऑटोमेटिक चीज़ आ जाती है। लेकिन एक आम इंसान जो हुज आउट देयर इन द सोसाइटी और जो कि इस तरह की सिचुएशंस को फेस करता है, उसको क्या अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लाना चाहिए बुनियादी मोटी मोटी जो कि याद रखी जा सके ताकि वो गुड लिसनर बन सके? लिसनिंग तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन बैरियर इसमें ये आ जाता है कि जब हम अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, मतलब हमारी सुनने की जो आप समझ ले सलाहियत है वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं होती है, क्योंकि हम अजम्पशंस पर बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी हम जजमेंट्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं और उसी जजमेंट्स के फ्रेम में हम दूसरे लोगों को जो है वो फिट इन करना शुरू कर देते हैं। एंड हम इतने ऑब्वियस होते हैं कि हम सुनने की बजाय बताने पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा आपको पता है कि अगले बंदे ने क्या कहना है। जब हीटेड इमोशंस की बात आती है तो फिर तो आप किसी भी किस्म की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, बिकॉज आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बहुत ज़्यादा डेफिनेट होते हैं कि ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, ये जो हमारा ओपिनियन है यही बिल्कुल राइट है। लेकिन सुनना तो बहुत दूर की बात है, हम नॉन जजमेंटल अप्रोच दूसरों के बारे में नहीं बना पाते। हालांकि इसके बारे में ये कहा जाता है नेगेटिव प्रेडिक्शन एंड नॉन जजमेंटल होना होना आपकी लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी हम जजमेंटल हुए बगैर नहीं रह पाते हैं। सो अजम्पशन हमारी कम्युनिकेशन को फिल कर रही होती है, यानी हम एज्यूम कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, सुन नहीं रहे होते। आप अगले के बॉडी जेस्चर से एज्यूम कर लेते हैं कि अब इसका कहने का मतलब ये है, वो हो सकता है सिर्फ आपके हेड में हो सकता है कि अगला बंदा उस इंटेंशन से हो ही ना। सो डेफिनेटली आपको अपनी अजम्पशंस को ज़रा ब्रेक करके फैक्ट्स पर और टू द पॉइंट बात, और सुनने में तो हम अगले से हेल्प ले सकते हैं, मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो आप अगले बंदे से हेल्प ले सकते हैं कि आपकी बात से मैं ये समझ रहा हूँ, क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ, या अगले बंदे को आप ये मौका दे सकते हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें। लेकिन इस सारे रास्ते में प्रॉब्लम यही आती है कि जब आप एक इतना बड़ा तगड़ा बिलीव बनाकर अपने बारे में रखे हुए हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ या जिस विजन से, जिस फ्रेम से, जिस लेंस से मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ यही ठीक है। सो सबसे पहले तो इस बिलीव को थोड़ा सा शेक करने की ज़रूरत है और अपने विजन को ज़रा ब्रॉड करने की ज़रूरत है कि दूसरों का ओपिनियन भी एक दफ़ा सुनने में क्या हर्ज है। आपको नहीं लगता कि अज्यूम करना इज़ वेरी मच नेचुरल, लाइक वी ऑल डू इट एट वन पॉइंट और अनदर? It's very common and we are not saying that you can stop it. So assumption जो है वो भी फिर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। So उसको assumption के प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी इंसान को देखेंगे, किसी चीज़ को देखेंगे, आप उसके बारे में एक परसेप्शन, एक assumption आपकी बनेगी। एक मूवी देखेंगे अगर, और थ्रिलर मूवी देखेंगे दो दोस्त साथ में बैठ के, तो उनमें से एक की कोई अजम्पशन उस मूवी को लेके कुछ और होगी, दूसरे की स्टोरी की अजम्पशन कुछ वेरी करेगी, और वो बाद में इस बात पे बहस करके लड़ भी पड़ेंगे कि मैं ठीक हूँ और मैं नहीं ठीक हूँ। सो अजम्पशन के प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता। हाँ, ये ज़रूर नोटिस कर सकते हैं हम कि हमारी अजम्पशन कितने फैक्ट्स पे बेस्ड है, उस पर हमें थोड़ा सा टाइम गुजार लेना चाहिए कि हम देखें कि कितना किसमें से रियल है और कितना इसमें से मेरी थॉट है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अजम्पशंस ठीक नहीं होती, अजम्पशंस ठीक भी हो सकती हैं। अक्सर औकात लोगों की किसी के बारे में अजम्पशन बड़ी एक्यूरेट निकलती है, दैट्स बिकॉज आइदर दे आर स्पेशलिस्ट ऑफ दैट फील्ड। अभी वो ये बात भी कहते हैं, देखा मेरी गट फीलिंग मुझे ये कह रही थी। बस दूसरे उसमें ये भी है ना, उसमें ऑब्जर्वेशन, इफ आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद देम देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई कैन। सो अगर मैं अपने किसी दोस्त के बारे में जज कर सकता हूँ कि वो लेट ही आएगा, वो इसलिए क्योंकि मैं उसको 10 साल से देख रहा हूँ, तो वो लेट ही आता है। एंड आई कैन बी रॉन्ग, मे बी ही चेंजेस हिमसेल्फ टुडे, मे बी ही स्टॉप्स कमिंग लेट टुडे, तो आज जल्दी आना शुरू कर दे, तो कल को मैं अपनी अजम्पशन चेंज कर लेनी चाहिए मुझे। तो अजम्पशन एक नेचुरल प्रोसेस है। स्टोरी मेकिंग हमारे दिमाग ने किसी इंसान को या किसी चीज़ को देख के करना ही करना है, इट्स इनएविटेबल।
किस डायरेक्शन में करना है ये हमारे कंट्रोल में ज़रूर है। सो अगर हम किसी के बारे में कुछ गलत अजम्पशन करें तो अपने आप से सवाल करें कि मैंने क्यों ये अजम्पशन की है, मैंने क्यों ये स्टोरी बनाई है, कुड दिस बी एनी डिफरेंट, इससे कुछ हट के भी ये हो सकती है रीज़न। अक्सर जब हमें रियल पिक्चर पता चलती है तो हमारा एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता है। True. और हमें एहसास और हमें गिल्ट भी होता है कि मैं क्या सोच रहा था इसके बारे में, असल वजह क्या निकल आई। तो उस गिल्ट से बचने के लिए बेहतर है कि हम शुरू में सोचें ही ठीक चीज़। देखिए ये स्किल्स को एजुकेट करने का पर्पस यही है ना कि एक तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि लोग ऐसे ही अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं, साइलेंस या वायलेंस या जो भी इम्पोर्टेंट लाइफ के टॉपिक होते हैं या तो उस पर बात होती नहीं है या बिल्कुल ही गलत तरीके से बात होती है और कोई रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। जब हम स्किल्स की बात करते हैं, जब हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की बात करते हैं तो फिर उसमें कॉन्शियस एफर्ट ज़रूर आपको डालनी चाहिए। तो ये नेचुरल वे है, सब हम अज्यूम करते हैं, हम जज करते हैं, लेकिन इसको हम अमेंड तो कर सकते हैं ना, हम इसको असेस कर सकते हैं, ना कि अज्यूम करें। अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव भी रखें अपने आप से। आज ये कमिटमेंट तो कर ही सकते हैं ना कि हमें ज़रा दोनों वे में देखने की ज़रूरत है और अपनी जजमेंट पर इतना ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे हमेशा इतना फ्लेक्सिबल तो रहना ही है ना कि मैं अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक दफ़ा देख सकूं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुन सकूं। सो ये सारी चीज़ें पहले तो ऐसी कमिटमेंट करने की ज़रूरत है ना कि हम इन सब चीज़ों से सीख रहे हैं और इन सब चीज़ों से सीखेंगे। लेकिन अगर एक बंदा ऑब्वियस है अपने बारे में और वो ये कह रहा है कि मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ और इसमें कोई वजह नहीं है कि आप अगले बंदे की बात को सुने या ना सुने, वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ जाती है। बिकॉज हम सबसे ज़्यादा अहमियत अपने आप को ही देते हैं। ठीक, कई दफ़ा बहुत दफ़ा ठीक होना भी इंसान को एरोगेंट बना देता है और देयर इज़ ऑलवेज अ हिस्ट्री कि कोई कितनी दफ़ा ठीक रहा है या उसके जो गेसेस हैं या असम्पशंस हैं वो कितनी बार ठीक हुए हैं, तो फिर वो सोचने लग जाते हैं कि मेरा हमेशा ओपिनियन ठीक ही होगा। तो एक्सपीरियंस से और सक्सेस से जो है ना वो एटीट्यूड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। फिर भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कुछ और रीज़न भी। आप जब किसी डॉक्टर के पास कोई जाते हैं, किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, वो सिम्टम्स की बेसिस पे ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करते हैं एंड द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ 5 डिफरेंट डॉक्टर्स कैन बी डिफरेंट। जी ट्रू। तो इसलिए लोग सेकंड ओपिनियन लेते हैं, थर्ड ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ डॉट्स पता हैं जो उन्होंने खुद कनेक्ट करके कहा है ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी तरह उसमें बार बार सोच लेना चाहिए, अपने ओपिनियन को दोबारा सोच लेना चाहिए। उसमें भी एरोगेंस नहीं आनी चाहिए कि आई नो द बेस्ट, मुझे पता है, ये वो एक दफ़ा पहले भी हुआ था तो यही केस था, मेरा आंसर ठीक था, अभी भी यही होगा। हमें अपनी असम्पशंस को हमेशा सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, खुद अपना भी और दूसरों से भी ले सकते हैं। मतलब एक फिक्स लेंस से नहीं हमें देखना चाहिए, जो आगे चलकर हम देखेंगे कि अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर तो ज़रूर करें। मानना या ना मानना तो वो एक सेकंड बात है। कम से कम आप जब आप क्रूशल कॉन्वर्सेशंस की या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की बात करते हैं तो वो बेस ही डायलॉग पर करता है कि आप अगले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिस्पेक्ट और उसको भी एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सुनने से अगला बंदा बहुत कंफर्टेबल फील करता है। ट्रू। अक्सर औकात आपने देखा होगा, स्पेशली एडिक्शन के केस में मैं आपसे ये इन पर्टिकुलर बात करूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो स्टोरीज़ को फैब्रिकेट कर रहे होते हैं एंड यू कुड टेल जस्ट बाय लिसनिंग टू देम। पर उस टाइम में आप और फिर वो ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नोबडी इज़ लिसनिंग टू मी। सो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए फैमिलीज़ को भी और वैसे भी? एडिक्शन के केस में तो मैंने कभी इस तरह से एश्योरिटी से मैं अपने दिमाग पे बिलीव करता ही नहीं, क्योंकि हर रोज़ कुछ नया देखने को मिलता है। एडिक्शन के केसेस में आपको हर रोज़ एक नए किसी पेशेंट एक नए किसी एडिक्ट के साथ या अल्कोहलिक के साथ एक नई स्ट्रेटजीज उनकी देखने को मिलती हैं, कुछ नया ही सीखते रहते हैं। मतलब हर बंदे के सिम्टम्स की मैनिफेस्टेशन डिफरेंट होती है। बिल्कुल डिफरेंट। So you are still learning एवरी डे हम लोग उसमें देखते हैं कि अच्छा हमें लगता है हमें पता है, लेकिन फिर कुछ नया पता लगता है। बिल्कुल। और एडिक्ट्स को तो मैं अंडर एस्टिमेट करता ही नहीं, जिसमें हम उन्हें कहते भी हैं कि ये मैजिशियंस होते हैं, इनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट रास्ते होते हैं, ये हमेशा कुछ और चल भी रहा होता है।
I never underestimate them. They are very smart people, and there's an increase in my knowledge every day with them. हर रोज़ उसमें कुछ ना कुछ पता लगता है कि ये भी हो सकता है, ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ये रिज़ल्ट भी हो सकता है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर उनकी कोई कंप्लेन है रियल और फैक्टिशियस, विच वी डोंट नो, इट कुड बी आइदर, दोनों में से कोई भी हो सकती है कि वो कंप्लेन बिल्कुल जेन्युइन है या वो कंप्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करती. दोनों मामले हैं, लेकिन मैंने हमेशा इस पर कहा है कि उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दें, उस पर पूरा वॉर करना चाहिए. और अगर 5% भी चांस है कि वो रियल हो तो फिर भी आपको चांस देना चाहिए. मतलब जो हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं कम्युनिकेशन में भी, और ख़ास करके जैसे आप हमारे क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो किसी साइकोलॉजिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक है ना कि वो रिस्पेक्ट अगले बंदे को देगा, चाहे आपको जितना भी मर्ज़ी पता है कि अगला बंदा जो है वो किस भी बैकग्राउंड से है ना, आपको अनबाइस्ड वे में ही उनको डील करना है, अनकंडीशनल रिगार्ड ही उनको देना है. सो हमारे पेशेंट्स तो हमें बहुत सिखाते हैं, हम जब उनसे बात करते हैं तो प्रिपेयर होकर जाते हैं और ये जहन में होता है कि जी हमने उनको एक रिस्पेक्टफुल वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना है. ठीक है, कॉन्वर्सेशन हम मज़ीद भी आगे करेंगे, पर इस टाइम में व्यूअर्स हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद हम जानेंगे कि हम कैसे अच्छे लिसनर बन सकते हैं. हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं. और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं. तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है. सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं. और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है. जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए. जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए. तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले. चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं. जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं. लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं. आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है. तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे, तो आप समझें कि आप टैंकिंग कर रहे हैं. चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है. अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं. और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में,
ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बातचीत कर रहे थे कि क्या वो तरीक़ेकार आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जिससे आप एक पोटेंशियल लिसनर बन सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें मदद कर रहे थे, वो कुछ टिप्स बता रहे थे कि कैसे हम बेहतर लिसनर बन सकते हैं। आपने 2 स्टेट्स एक्सप्लेन की, एक वायलेंस की कि जिसमें दूसरा इंसान तो चाहता है कि बस वही बोले, दूसरे को ना बोलने दे। साइलेंस में आप कैसे किसी से बात निकलवा सकते हैं, ये थोड़ा गाइड करें। अच्छा, बहुत से लोग अक्सर ऐसी सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाह रहे होते, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन दे आर नॉट अवेयर देमसेल्व्स कि वो किसी ख़ास पर्टिकुलर स्टेट से गुजर रहे हैं या कोई ख़ास इमोशन उनके इस वक्त हैं, गुस्सा है, डिप्रेशन है, किसी भी किस्म का। सो उन लोगों को ये एक्सप्लोर करने में हेल्प चाहिए होती है, वो हेल्प प्रोवाइड करना फिर आपका काम है, जो कि सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है किसी से पोलाइटली पूछना, ये उनका पहला स्टेप है, आस्किंग, जिसमें आप पूछते हैं कि एवरीथिंग ऑल राइट। अब ये जो आस्किंग है ये जेन्युइन कंसर्न के साथ होगी तो आपको आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जेन्युइन कंसर्न कहाँ से लाएं। तो बहुत से लोग आपसे जो सवाल करते हैं वो इसलिए नहीं कर रहे होते कि वो जेन्युइनली जानना चाहते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स बन गए हैं। हालचाल अक्सर लोग आपसे चलते चलते पूछ लेते हैं, लेकिन सुनने के लिए रुकते भी नहीं हैं। That is so true. इतनी accurate एग्जांपल है। So लोग आपसे पूछते हैं गुजरते गुजरते क्या हाल है और चल पड़ते हैं आगे। मेरे घर जरूर आइएगा। I don't want you to come ever. ये जो इंग्लिश का एक वर्ड है, व्हाट्सएप, व्हाट डज दैट मीन? मतलब कि उसका मतलब है कि क्या चल रहा है जिंदगी में, लेकिन पीपल से इट एंड मूव ऑन, दे डोंट स्टॉप टू डिस्कवर मोर। सो पहले तो मैं कहता हूँ कि सवाल ही फिर वो करें जो आप एक्चुअली सुनने का आपके पास वक्त भी है, आप सुनना चाहते भी हैं, आपके पास सुनने की स्ट्रेंथ भी है। वरना आप किसी से पूछें कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में और वो अगर अपनी दुखी दास्तान आपको सुनाने लग जाएं और आप फिर दाएं बाएं देख रहे हो, ऊपर नीचे देख रहे हो, ये वो बॉडी लैंग्वेज है तो उसको पुट ऑफ करेगी, और सिर्फ आपसे नहीं करेगी, अगले किसी पूछने वाले से भी कर देगी। तो फिर पूछें ही तब जब आपके पास वक्त भी है, जब आपका जेन्युइन कंसर्न भी है और आप असल में जानना चाहते हैं। सो ये है पहला स्टेप जिसमें है आस्किंग। इसमें सार्केज़म को भी अवॉइड करना है। मसलन अगर मैं किसी दोस्त से पूछता हूँ कि मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, और साथ में कहता हूँ तुम्हें कौन से वैसे पसंद आते हैं लेकिन चलो बता दो, दिस इज सार्केज़म, वो मुझे सही से बताएगा नहीं। लेकिन अगर मैं उससे पूछता हूँ कि नहीं मैं जेन्युइनली तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसमें, आई नीड अ सेकंड ओपिनियन। पेरेंट्स की, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, पेरेंट्स की जो टीनेजर्स की तरफ होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी तरफ बड़ी सार्कास्टिक अप्रोच होती है कि बाहर जा रहे हो, अच्छा तुमने तो सारी रात घर वापस नहीं आना, इस तरह करके कोई बात करना, तुमने तो कभी माँ बाप की बात नहीं माननी। अच्छा, उससे उनको मिलता तो कुछ नहीं है। और वो एक ये मेरा सवाल का जवाब है कि अगर तो उन्हें इससे कुछ मिल जाता है तो जारी रखें, लेकिन उन्हें उससे मिलता कुछ नहीं है, बस वो अपना छोटा मोटा कैथारसिस कर लेते हैं इस बहाने, जाते जाते कोई ताना मार दिया। लेकिन इससे जब मेरा सिर्फ इतना से एक बिलीफ है कि जब किसी काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ये आप रेपिटेशन में देख चुके हैं कि उसका फ़ायदा नहीं, ये नहीं कि सिर्फ आपने अज्यूम कर लिया, यू हैव ट्राइड एंड फेल्ड, उसमें से कुछ निकला नहीं, तो फिर उसको करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक, आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, बड़ा पुराना, बड़े जब बोल रहे होते हैं तो छोटे नहीं बोलते होते। ये अक्सर लोग छोटे लोगों को ये बात करते हैं, बच्चों को जो उनसे एज में छोटे होते हैं, जब कोई दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। मीन्स लाइक द एडल्ट्स वांट कि वो जो छोटे लोग हैं वो उनकी बात ना सुने एंड दे शुड जस्ट लिसन टू देम। क्या ये अप्रोच सही है? अच्छा, जो बड़े नहीं, कोई भी दो लोग बोल रहे हो तो एक बंदे को बोलने दिया जाए और फिर बात की जाए, लेकिन ये दैट्स ट्रू। एक तो ये है कि एक तो बेसिक दुनिया के मैनर्स और नॉर्म्स आते हैं कि हाँ ठीक है, व्हेन टू एल्डर्स आर टॉकिंग यू शुडंट इंटरफेयर, लेकिन ये भी नहीं है कि आप कहीं अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। आप किसी अप्रोप्रिएट वक्त पे उनके साथ बैठ के उनसे कहे और उनसे पूछ के इजाज़त मांग के कि अगर मैं इसमें कुछ कहूँ
तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो क्या चांसेस हैं, आपको क्या जवाब मिलेगा कि ना कहो, बुरा लगेगा? नहीं ऑफ कोर्स हो कहेंगे। सकता है वो कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे अपना क्या कहना चाह रहे। तो फिर वही बात है कि आप पूछ लें, पूछ के चल लेने से अक्सर आपके ज़्यादा काम निकल आते हैं। तो आप किसी मुनासिब मौके पे इजाज़त मांग लें कि मेरा कुछ इसमें राय है, मैं अगर देना चाहूँ तो उसमें आपको कोई इतराज़ तो नहीं है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। अभी हर किसी का वे ऑफ सेइंग कैन बी डिफरेंट मेरा कहने के अंदाज से, लेकिन अपने वे ऑफ सेइंग में इसको अच्छे तरीके से जैसे भी आप कम्युनिकेट कर सकें, दैट्स द वे टू डू इट। जी मैम, क्या वे ऑफ सेइंग जिस तरह सर कह रहे हैं कि इट कैन बी डिफरेंट, आपके ख्याल से क्या वे ऑफ सेइंग हो सकता है? आप बात अपनी किस तरह से कन्वे कर सकते हैं? मतलब वो जो हम इस प्रोग्राम के थ्रू कन्वे करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, वो रिस्पेक्ट ही है। रिस्पेक्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो अगले बंदे को कॉन्वर्सेशन में हमेशा रखता है। जैसे ही रिस्पेक्ट अगला बंदा कोई फील करता है कि नहीं फील हो रही उसको, तो वो कॉन्वर्सेशन में साइलेंस और वायलेंस की तरफ चला जाएगा। आप हर अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर सकते हो, आप अपना डिसएग्रीमेंट अगले बंदे से शेयर कर सकते हो, अगर आप अगले की रिस्पेक्ट का ख्याल कर रहे हैं। अब जब आप अगले बंदे को एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल समझकर अपनी मैसेज दे रहे हो, तो जब एक बंदा थ्रेटन फील ही नहीं करता है, अनकम्फर्टेबल फील ही नहीं करता है, तो वो आपकी बात को भी, एंड इस सारे प्रोसेस में आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है। क्रूशल कॉन्वर्सेशन में उस पर ही स्टिक होना आपको सिखाया जा रहा होता है कि आपका इंटेंशन ये तो नहीं होता है कि आप अगले बंदे को लेट डाउन करें, और अगर ऐसा फील हो रहा होता है तो वहाँ पर हमें फिर कॉन्वर्सेशन कैरी नहीं करनी चाहिए, उसको फिर हमें ब्रेक दे देना चाहिए और एग्जिट दे देना चाहिए। आपका वे ऑफ सेइंग जो है वो हमेशा रिस्पेक्टफुल ही होना चाहिए, चाहे अगला बंदा नहीं कैरी कर रहा रिस्पेक्ट आपके लिए। अब ये बहुत मुश्किल बात होती है, बिकॉज हम ऐसे रूल्स अपने साथ बनाते हैं कि अगला बंदा अगर हमें रिस्पेक्ट देगा तो ही हम इन रिटर्न रिस्पेक्ट देंगे। ऐसे एक्चुअली में बिलीव लोग बनाए हुए होते हैं, बहुत क्लोज रिलेशंस में बनाए हुए होते हैं कि अगर एक वाइफ ये समझती है कि अगर हस्बैंड देगा रिस्पेक्ट तो ही मुझे उसको रिस्पेक्ट देंगे, और अगर उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की तो फिर मुझे राइट है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट ना करूँ। जैसे पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स को नहीं लगता कि बच्चों को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। अगर आप एक अच्छा कंफर्टेबल कम्युनिकेशन किसी के साथ बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है। अब इसमें हम पीपल प्लीज़र की बात नहीं करें, इसमें हम ये बात नहीं करें कि आप पैसिवली चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाएं। आपको एक प्रेजेंटेशन का वे बता रहे हैं कि आप अपना डिसएग्रीमेंट भी, इवन आपका डिफरेंट ओपिनियन भी है अगर, तो आप अगर रिस्पेक्ट के कंटेंट में करते हैं, द बॉडी लैंग्वेज यू हैव, द कंटेंट यू हैव, वो एक रिस्पेक्ट को ज़रा सेंड करे अगले बंदे की, तो वो कभी भी ऑफेंसिव नहीं होगा, डिफेंसिव नहीं होगा, कभी भी रिस्क पर कॉन्वर्सेशन। मकसद की इम्पोर्टेंस को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करूँ कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए। सो कुछ दिन पहले मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और सड़क पे एक बंदा रोड क्रॉस जो कर रहा था, वो बिल्कुल दूसरी तरफ मुँह करके वो रोड क्रॉस करता जा रहा है, और ये मेन रोड है, लोग स्पीड में आ रहे हैं और मुझे एकदम से उसके लिए ब्रेक लगानी पड़ी। अमूमन ऐसे मौक़ों पे हम शीशा नीचे करके 2-4 सुना देते हैं कि देख के चल सकते, ये तो नहीं, वो तो नहीं। उससे अचीव क्या होगा? नथिंग एज सच। आप 2-3 जुमले उनको बोलेंगे, 2-3-4 वो जुमले आपको बोल के वो आगे निकल पड़ेंगे, आप आगे चल पड़ेंगे। लेकिन मैंने उसे गाड़ी रोक के शीशा नीचे करके उसे मैंने बड़े, हालांकि मुझे गुस्सा चढ़ा था, मुझे उस बात पे मैं आई लॉस्ट माई टेम्पर फॉर अ लिटिल बिट, इमोशनल जैसे हो जाता था कि ये क्या। पर मैंने उसको ये बात की कि थोड़ा ध्यान से चल लेते हैं, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा अपना ही किसी तरह। अच्छा, वो मुझे लगा भी किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में, उस वक्त मुझे होश में नहीं लग रहा था ऐसे, लेकिन उसने 2 मिनट खामोश खड़ा होके तो कहता है माजरत। बस ये लफ्ज़ एक उसके मुंह से निकला, माजरत। मैंने आगे से फिर मैंने कहा ध्यान रखना, ऐसे करके मैं निकल गया। पता नहीं इस चीज़ का कितना असर हुआ हो, लेकिन शायद वो ध्यान रख ले। उसने अंडर द इन्फ्लुएंस आपसे अगर माजरत कर ली, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आगे से उसने कह दिया माजरत, और मेरा भी कोई गुस्सा नहीं रहा, मैं भी चल, मुझे हंसी आ रही थी कि वो उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था उस टाइम पे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि क्या मकसद होना चाहिए। मकसद गुस्सा निकालना है या मकसद कोई बेहतरी करना है? अगर कोई सड़क पे कचरा फेंकता है तो मकसद उसकी इंसल्ट करना है
या उसको इन्फ्लुएंस करना है कि वो कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दे। लेकिन हम उसमें भी इंसल्ट करने के ऊपर लोगों का जोर रहता है कि शर्म नहीं आती, शहर को गंदा कर रहे हो, ये तो वो, उस तरह से शर्म नहीं आएगी। तो उसके लिए प्यार से, अच्छे तरीके से या इज्जत रखते हुए समझाना जरूरी है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर आप उसकी इंसल्ट करते हैं, अगर आप जिसकी कर रहे हैं इंसल्ट, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करें। वो सोचता है कि कौन कौन देख रहा है, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मेरी इज्जत खराब हो रही, चलो मुझे भी वापस रिटर्न करना है ये सब। तो फिर वो भी लड़ना शुरू हो जाता है। आपने घरों में भी देखा है कि अक्सर बच्चों को डांट खाना ज़्यादा बुरा लगता है अगर मेहमान आए हों जी, अगर किसी के सामने हो। ये बात का ख्याल पेरेंट्स को भी करना चाहिए कि किसी के सामने नहीं करते, किसी को अनसेफ नहीं फील कराते। और अक्सर सामने करने से नुकसान ही हो जाता है, बच्चे ज़्यादा कंट्रोल से बाहर होके रिएक्शन देते हैं आपको। बहुत सारे हमारे सॉरी आपकी बात, हमारे सोसाइटल नॉर्म्स भी होते हैं। जैसे अभी आपने रिस्पेक्ट की बात की और आपने कहा कि मियाँ बीवी के बीच में रिस्पेक्ट का एक रिलेशनशिप होता है, या बच्चे और माँ बाप के बीच में रिस्पेक्ट का होता है। हत्ता कि सर ने जैसे कि आपने जो एग्जांपल दी है कि कोई सड़क पे भी जो बंदा जा रहा है उसे रिस्पेक्ट से डील करें। हमारे सोसाइटल नॉर्म्स इस तरह के हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक कि अगर मैंने इस इंसान को रिस्पेक्ट दे दी तो मैंने इसको लीड दे दी है। जिस तरह माँ बाप में लगता है कि अगर बच्चे को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देंगे तो वो उनकी ये ख्याल होता है कि ये बिगड़ जाएगा बच्चा। या हस्बैंड और वाइफ के अंदर अगर हम पेट्रियार्कल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ लगता है कि अगर हस्बैंड ने बीवी की बात मान ली तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ गिविंग हर अपर हैंड। इन सोसाइटल नॉर्म्स को हम किस तरह से अवॉइड करके और एक सही रिजल्ट्स ले सकते हैं? देखिए, जब आप एक नीचे की पोजीशन से ऊपर को इज्जत देते हैं तो वो जेन्युइन नहीं कंसिडर किया जाता है। वो कंसिडर करते हैं कि जस्ट बिकॉज वो आपसे सुपीरियर है किसी लिहाज में तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सिमिलरली जब आपकी गलती हो और आप रिस्पेक्ट दें तो वो तो नॉर्मल चीज़ है। जब दूसरे की गलती हो और आप तब उसको रिस्पेक्ट दे दें, वो बड़ा इम्पैक्ट करती है क्रिएट। जब किसी की गलती है और आपको मौका मिल गया कि आप उसकी इंसल्ट कर सकते हैं, बावजूद इसके आप उसकी इंसल्ट ना करें और उसको रिस्पेक्टफुली डील करें, इज़्ज़त के साथ उसको कुछ समझाएं, वहाँ पे उसका कोई इम्पैक्ट होगा कि आपने उस मौके का कोई फ़ायदा उठाते हुए, हालांकि आप डांट देते तो उस मौके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसी तरह घर में चाहे मियाँ बीवी का रिलेशन भी हो, जिस तरह भी हो, जब आप अपने से जब किसी की गलती है और आप उसको उस पर कोई बड़ापन दिखाते हैं या कोई ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ को इग्नोर कर दें या अवॉइड कर दें या लेट गो कर दें, क्योंकि उससे तो वो चीज़ रीइंफोर्स हो जाएगी। लेकिन हर बात मुनासिब टोन में की जा सकती है। रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने कहा ना कि परसेप्शन ये है कि अगर मैंने रिस्पेक्ट दी तो शायद अगला बंदा जो है अपर हैंड पर आ जाएगा। नहीं, हम तो बात ये कर रहे हैं कि आप डिसएग्रीमेंट भी शेयर कर सकते हैं अपना, लेकिन रिस्पेक्ट वैल्यू किसी रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और हम अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप की वैल्यूज़ बनाते ही नहीं हैं समहाउ। अगर आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मेरे जहन में अभी जैसे आई कि अभी पिछले हफ्ते हम शोज़ कर रहे थे तो हम इलेक्शन की बात कर रहे थे, बीच में कोई ना कोई इलेक्शन में प्रिडिक्शन कर रहे थे क्या होगा। सो जो पार्टी जीती है, जैसे इमरान खान साहब की स्पीच थी इलेक्शन के बाद, वो स्पीच लोगों का अपने क्या, आपके ख्याल में क्या ओपिनियन है जनरल पब्लिक का उसके बारे में या किसी भी एनालिस्ट का? काफ़ी इन जनरल जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई काफ़ी मोटिवेट हुए, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव सी स्पीच लगी। हालांकि उनकी स्पीच का जो कंटेंट है वो उनकी पहले की स्पीचेस से ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कंटेंट फ़र्क नहीं है, इंटेंशन फ़र्क है। अगर आपने गौर किया हो कि बातें ऑलमोस्ट वही हैं, बात करने का तरीका पोलाइट हो गया। और पोलाइट कब हो गया? जब वो अपर हैंड में आ गए। अभी मैं यही आपसे बात कर रहा था कि ज़्यादा इम्पैक्ट तब होता है जब आप अपर हैंड में अपर पोजीशन पे आके हम्बल हो जाते हैं। जब पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से आप किसी को किसी से प्यार से इज्जत से बात करते हैं और लोगों को आपकी वो बात समझ आने लग जाती है। उस दिन उनकी वही सारी बातें लोग कहते हैं कितनी अच्छी बातें, बहुत अप्रिसिएशन। उससे पहले 5 साल से भी यही बातें सख्त अंदाज में करते आ रहे हैं और पॉइंट ऑफ वीकनेस से, ऑपोजिशन के पॉइंट से करते आ रहे हैं। सो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे जब कोई हम्बल होता है ना, वहाँ पे उसका कोई इम्पैक्ट होता है।
बहुत अच्छी डिस्कशन जारी है, हम मज़ीद भी बातचीत करेंगे, पर अभी इस पॉइंट पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो व्यूअर्स विल मीट राइट आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे, तो आप समझें कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं। और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। व्यूअर्स वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि किस तरह से हम अपनी लिसनिंग बेहतर कर सकते हैं। तो मैं सर अब्दुल रहमान आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि आपने साइलेंस के अंदर पहला तो बताया कि आस्किंग एक सिंपल वे है कि आप पूछ लें अगले इंसान से, और क्या तरीके हो सकते हैं? तो सबसे पहले हमने बताया कि पूछना, और वो भी पूरी नीयत के साथ, वक्त के साथ, दिल से पूछना अगर आप करते हैं तो फिर आपको जवाब मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी अपनी हिस्ट्री भी मैटर करती है कि आप पहले पूछ के जब आपने किसी से पूछा और अगलों ने आपको बताया तो उन्हें उसका नतीजा बुरा तो नहीं फेस करना पड़ा। ये आपकी हिस्ट्री भी मैटर करती है। सो आप पूछते हैं जेन्युइन कंसर्न के साथ तो आपको चांसेस हैं इसमें कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, आप फिर पूछते हैं और फिर कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर आपका दूसरा स्टेप आ जाता है मिररिंग। अपने वर्ड से ही समझ आ रहा है कि किसी को आईना दिखाना, नॉट इन अ बैड वे। जब आप किसी को इस उर्दू में इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं आईना दिखाना, तो वो थोड़ा सा नेगेटिवली यूज़ होता है कि मैं इसको इसलिए दिखा नहीं। यहाँ पे मिररिंग है कि आप उनको ये दिखाएं
अपने अल्फाज से कि आप जो कह रहे हो वो दिख कुछ और रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और है, या आपकी आवाज़ में कोई अपसेट लग रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी क्या इसलिए वर्ड यूज़ किया जैसे स्लो लग रहे हैं, थोड़े से डल लग रहे हैं, तो अमूमन तो आप ऐसे नहीं होते हो। अक्सर पेरेंट्स और बीवी अपने हस्बैंड को देख के कहती हैं कि मुझे तो तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो ये भी तो इसको थोड़ा सा एडिट करना है, तो एडिटिंग करते हैं ना हम अक्सर यहाँ पे, वो जैसे फैमिलीज के लेटर्स की एडिटिंग करें, इसको थोड़ा सा एडिट करना है कि मुझे तुम्हारी शक्ल से ये ऐसा लग रहा है, पता है नहीं, मुझे है ना कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो हमें पहले एक बार इस एक शो में ये जिक्र कर चुके हैं कि टेंटेटिव अंदाज में बात करनी चाहिए, जब तक कोई चीज़ पक्की नहीं है, जब तक वो एक फैक्ट नहीं है उसके बारे में आपको टेंटेटिव अंदाज में बात करना चाहिए और कहना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि आप कह तो रहे हो कि कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ से ऐसे मुझे लग रहा है, या आपको देख के ऐसे मुझे लग रहा है कि कुछ है। यानी आप और आप साथ में ये भी कह सकते, सॉरी आप ये भी कह सकते हैं कि मैं गलत हो सकता हूँ, सही, आई कुड बी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये आपने मिरर दिखाया उनको। मिररिंग का फ़ायदा तब होता है जब अक्सर उनको भी नहीं पता होता, सामने वाले को आपके नहीं पता होता कि कोई मसला है, तो फिर वो भी सोचने लग जाते हैं। अक्सर हमारा मूड जो ख़राब होता है वो हमें पता भी नहीं होता अगर उसकी वजह, तो फिर हम सोचने लग जाते हैं और सोचे तो फिगर आउट कर लेते हैं। या कुछ कह रहे मैं यही कह रही थी कि मिररिंग में आप अपनी ऑब्जर्वेशन सिर्फ बताते हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, और वो भी जैसे टेंटेटिव बात की बात हम कर रहे हैं ना, कि वो भी अपनी ऑब्जर्वेशन के टैग से कि मुझे ये लग रहा है, मैं ये फील कर रहा हूँ, आपका बॉडी लैंग्वेज ये साइन दे रहा है, इज़ एवरीथिंग ओके, आपका मूड ज़रा डाउन लग रहा है। तो इस तरह से आप अगले बंदे को थोड़ा सा हेल्प करते हो उनकी ही इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन सेफ फील कराते हो। हाँ, ऑब्जर्वेशन आप अपनी शेयर कर रहे हैं, ठीक है, चांसेस है कि वो कहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप फिर उनकी स्टेट को वैलिडेट कर सकते। अच्छा, इसके बाद अब ये जो सारे स्टेप्स हैं जनरली साइकोलॉजिस्ट इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं वो खुद ही कोई मदद लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन चूँकि किसी से मिलते ही इतनी कंफर्टेबलनेस नहीं डेवलप हुई होती, इतनी रिपोर्ट नहीं होती, तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको कंफर्टेबल उन्हें करना होता है इन सवालों से। अक्सर जो मसला लेके आए होते हैं लोग, मसला वो नहीं कोई और होता है। सो आप आस्किंग, फिर उसके बाद मिररिंग, फिर अगला जो मैं तीसरा बता रहा हूँ कि तीसरा स्टेप आ जाता है फिर आपके पास पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग ये होता है कि जब मेरे सामने बैठे शख्स ने मुझे कोई बात बताई कि ये मेरा मसला है, मैं उसको थोड़े से अल्फाज बदल के वापस उन्हें बताऊं कि जो मुझे समझ में आई है आपके कहने से, वो मुझे ये समझ में आई है कि ये आपका मसला है, क्या मुझे ठीक समझ आई है? ठीक। जैसे अब मेरे घर में एक काम करते हैं, उनका ये हमेशा से इशू ऐसे रहता है कि वो उनको आधी बात करो वो जी सर कह के निकल जाते उनको वो आर्मी में थे तो शायद उसकी आदत है कि वो बस जी सर कह के निकल जाते। मैं कहता पूरी बात तो सुन लो। सो इसीलिए अक्सर जो हम आधी अधूरी बात लोगों की सुन के कहते हैं ना, हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे पता लग गया। ये नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट रिपीट करना चाहिए, पैराफ्रेज करना चाहिए कि मुझे ये समझ में आई है, एम आई राइट, कि ये मसला है। वरना हो सकता है वो मुझे मसला कुछ और बता रहा हूँ, मैं उसको हल कोई और बताना शुरू कर दूँ, हमारा वक्त ज़ाया हो, मेरी रिपोर्ट ख़राब हो। तो पहले कंफर्म तो कर लें कि मुझे ये समझ में आई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैराफ्रेजिंग करनी है, पैरेटिंग नहीं करनी। ठीक। पैरेटिंग होती है किसी के जुमले को एज इट इज़ रिपीट करना, और एज इट इज़ रिपीट करते हैं जब आप, तो वो उसको वो चीज़ सार्कास्टिक लगती है, वो चीज़ बुरी लगती है, वो कहते हैं मेरा तंज कर रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो पैरेटिंग नहीं करनी है, पैराफ्रेज करना, उसी जुमले को जो आपको समझ आई अपने अंदाज में उनको समझाएं कि दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर स्टेटमेंट, प्लीज़ टेल मी इफ आई एम करेक्ट। अच्छा, बहुत लोग पैराफ्रेज नहीं करना चाहते अपनी विजडम के ऊपर ऑपरेट करें,
बहुत लोगों को लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो सही है, उनको साइंटिफिक नॉलेज एक सर्टन स्टेप्स को नहीं फॉलो करना चाहिए, जब जो कि उनको विजडम मिली हुई है क्योंकि वो समझते हैं कि वो बहुत वाइज हैं, तो उसको उसी तरह से वो चलाएं। ये है किस हद तक ठीक हो सकता है। देखिए इसमें चांसेस तो हैं, जैसे अगर उनका एक्सपीरियंस ऐसा है, उनका फील्ड ऐसा है, तो हो सकता है कि उनका नॉलेज उनको हेल्प करता रहे। लेकिन बात वही हम कर रहे हैं कि सुनने में ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें अगले बंदे को रिस्पेक्ट फील करवाती हैं। अगर आप ऑब्वियस वे में ये नहीं कह रहे हो कि नहीं जो आप, मैं समझ गया हूँ जो आप कह रहे हो, आप उनसे हेल्प का एक किस्म का साइन शो कर रहे हो कि मैं ये समझाऊँ। अच्छा, अगर इसमें अगर किसी ने बैड इंटेंशन से बात भी की हुई है ना, अगर आप उनको कहते हो कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है मेरी, तो आप मुझे करेक्ट कर दें। जब आप इतने अच्छे अंदाज से अगले बंदे को हेल्प कर रहे हैं, तो अगर उसका कोई बैड इंटेंशन रहा भी कंटेंट में, तो उसको मौका मिल जाएगा उसको अमेंड करने का। कई मरतबा लोगों का जो है ना सिर्फ इसी बात से दिल खुश हो जाता है कि अगले ने सुन ली। और मेरे साथ अक्सर ये मसला रहता है कि लोग चलते फिरते मुझे कोई रोक के तो कोई बात सुनाना चाहते हैं, और मैं उन्हें जवाब में कहता हूँ ये आराम से बैठ के तसल्ली से करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं नहीं बस 1 मिनट में सुन लो। दे एक्चुअली डोंट वांट मी टू टेक एन एक्शन, बस वो कह रहे सुन लो चलते चलते। कभी कभार मैं सुन भी लेता हूँ कि चलो इनकी सुन के तसल्ली हो गई, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आंसर इज़ कि तसल्ली से बैठ के बात करें, जिसमें वो मुझे कुछ बताएं तो उसके बारे में मेरे जो सवालात हों मैं वो कर सकूँ, वो मुझे प्रॉपर जवाब दें। इस दौरान मेरे सवालों में उनको कोई ना कोई अपने जवाब भी खुद मिल जाएंगे जो उन्होंने पहले नहीं सोचे होंगे, क्योंकि एक दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव ऐड हो रहा है। तो कन्वर्सेशन वक्त निकाल के करनी चाहिए और हम निकाल सकते हैं, इतना मुश्किल बात नहीं है। और जब आप किसी को सुनते हैं तो बहुत सारा काम आपका मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बिकॉज़ जब कोई सुना रहा होता है, अपनी स्टेट बयान कर रहा होता है ना, आप उसको अलाउ करते हैं कंफर्टेबली वो बात करे, वो कोई डिफेंसिव फील नहीं कर रहा है, कोई ऑफेंसिव फील नहीं कर रहा है, तो वो एनर्जीज़ भी काफ़ी काम डाउन हो जाती हैं अगले बंदे की, एंड वो भी लिसनिंग एंड पर आ जाता है। जब आप आगे से कोई टारगेट क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, उसको अनकंफर्टेबल नहीं फील करवा रहे हैं, तो वो भी लिसनिंग एंड पर आ जाता है। अभी जैसे सर ने अपनी एग्जांपल दी, तो सर ने उनको ये नहीं कहा कि तुम देख नहीं रहे हो एंड ऑल दैट, उनका जी ध्यान रखें, तो उसको मौका नहीं मिला ना आगे से जवाब देने का कि जी ये। तो इस तरह से लिसनिंग से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप भी कर रहे होते हैं कि कोई आप किसी एंड पर पहुँचेंगे, किसी रिजल्ट पर पहुँचेंगे, ना कि एक दूसरे को बस नुकसान पहुँचा कर ही जाए। साइकोलॉजी और फिलॉसफी की फंडामेंट्स रखने में फ्रॉइड का बहुत बड़ा काम है, और उसका एक काम जो था वो ये था कैथारसिस का। उसमें सिर्फ अपने काउच पे लोगों को, अपने पेशेंट्स को लौटा देता था, एंड पीपल यूज्ड टू यू नो टॉक आउट देयर स्टोरीज, टॉक आउट देयर हार्ट, और सिर्फ वो सुनने की बेसिस पे वो उनका इलाज कर लेता था। तो सुनना काफ़ी पावरफुल है मेरे ख्याल से, तो लोगों को भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई थिंक आज का कंटेंट हमारा काफ़ी हद तक डिस्कस हो गया, और भी मज़ीद हम नेक्स्ट शो में डिस्कस कर लेंगे। सो व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, सुना करें। बातचीत के अंदर जिस हद तक आप अपने प्यारों को सुन सकते हैं, उस हद तक आप उनकी मुश्किलात को, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में अगर ड्रॉप कर देंगे वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।